गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। चलें, आई होप कि आप अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे और बढ़िया से होंगे। सिलेबस को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है 2.10 हम कंप्लीट कर चुके थे, ट्रायल बैलेंस यानी तलपट, और अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर 2.11 और चैप्टर का नाम है हरास। हरास को हम इंग्लिश में बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन है क्या? हरास का मतलब होता क्या है? मूल्य हरास कहते किसे? हरास यानी होता है बच्चों कमी। स्थायी संपत्ति के मूल्य में शनि शनि होने वाली कमी क्या कहलाता है? हरास। उस कमी को हम क्या कहते हैं? हरास। अब जैसे कोई संपत्ति हमने खरीदी है और हरास हमेशा किस पर लगेगा? स्थायी संपत्ति पर ही लगता है। चालू संपत्ति पर कभी कोई हरास यानी कमी नहीं आती है। उदाहरण के स्वरूप हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर को यदि आप रेगुलर यूज करोगे तो उसमें क्या होगी? कमी आएगी, घिसावट होगी। उसको हम रिपेयर कराएंगे, फिर कुछ टाइम चलाएंगे, फिर उसमें घिसावट आएगी और एक टाइम आएगा कि वो हमारे लिए बिल्कुल शून्य हो जाएगी, हमें कोई काम की नहीं होगी। ऐसे ही सारी स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। ठीक है, तो स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली शनि शनि यानी धीरे धीरे होने वाली कमी क्या कहलाती है? मूल्य ह्रास। और ये मूल्य ह्रास हमारे व्यवसाय के लिए क्या होती है? हानि होती है। ठीक है, अब कमी कैसे कैसे कह सकते हैं हम? जैसे किसी दुर्घटना में संपत्ति का हानि हो जाना, जैसे मोटर का, बिल्डिंग, फर्नीचर, है ना, ये सारी सब हमारी क्या है? सब स्थायी संपत्ति है। अब स्थायी संपत्ति में दुर्घटना हो गई और किसी कारण क्या हो गया? वो क्षतिग्रस्त हो गया। मान लो हमारी गाड़ी है, गाड़ी कहीं पर खराब हो गई, बिगड़ गई दुर्घटना में, फिर आप उसको बेचने जाओगे तो क्या जितने में खरीदी थी उतने में बिकेगी? नहीं, उसके मूल्य में कमी आ गई। कमी आ गई, क्यों कमी आ गई? क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गई। ठीक है, फिर है अप्रचलन के कारण। अब अप्रचलन क्या होता है? फैशन के अनुरूप होता है। आज हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो क्या कैसे लेते हैं? न्यू, जो आजकल चल रहा है, जिसकी डिमांड है। हम पुराने समय की कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करते। आज आपके घर में कोई भी रेफ्रिजरेटर मान लो है सिंगल डोर का, है ना, यदि हमने नया लेना है तो कैसा लेंगे? जो आज के समय में चल रहा है हम वो लेंगे। टीवी हमारा पुराना खराब हो रहा है, टेलीविजन, गाड़ी हमारी खराब हो रही है। अरे यदि हम उदाहरण लें तो मोबाइल है हमारा, यदि हमारा मोबाइल फोन खराब हो रहा है तो जो हम नया लेंगे क्या उसी पैटर्न में लेंगे? नहीं, कुछ नया लेंगे। तो यानी अप्रचलन के कारण भी उसमें क्या होती है? कमी आती है। हम देखते हैं कि जैसे जो चीज़ें पहले चलती थी और अब उसकी मांग कम है तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू भी क्या होती है? कम होती जाती है। उसकी MRP भी क्या होती है? कम होती जाती है, क्योंकि उसकी डिमांड क्या होती है? मार्केट में कम हो जाती है। तो अप्रचलन के कारण भी संपत्ति के मूल्य में कमी होती है। दूसरा हमने बताया कि दुर्घटना के कारण भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसके कारण भी संपत्ति के मूल्य में कमी हो जाती है हमारे। ठीक है, फिर किसी भी वस्तु को, स्थायी संपत्ति को निरंतर प्रयोग में लाने के कारण भी संपत्ति के मूल्य में कमी होती है। मान लीजिए आपने न्यू बिल्डिंग बनाई, है ना, प्लॉटिंग करी और उसको बेचेंगे तो उसका करंट में जो अमाउंट है वो आपको मिलेगा जो चल रहा होगा। लेकिन वो बिल्डिंग काफ़ी समय यदि कोई रह लेगा, उस घर में कोई रह लेगा, यूज़ करेंगे, उसमें कहीं कहीं डैमेज होगा कुछ, उसके बाद आप उसको बेचोगे तो वो क्या होगा? उसकी संपत्ति जो हमारी बिल्डिंग है फिक्स एसेट से उसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, डेट लग जाएगा। तो उसके जो मूल्य था, जो शुरू में मूल्य था और बाद के मूल्य में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। वो कमी ही क्या कहलाती है? मूल्य ह्रास कहलाती है। ठीक है, फिर और हम बोल सकते हैं जैसे समय का व्यतीत होना। कई वर्षों के बाद अगर कोई चीज़ हम पुराने समय की चीज निरंतर हम उसको प्रयोग में कर रहे हैं, धीरे धीरे भी उसके कारण उसका, क्योंकि उसका समय व्यतीत हो गया है, अब उसका प्रचलन नहीं है, तो इस कारण भी संपत्ति के मूल्य में कमी आएगी। स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी। तो इस चैप्टर में हम जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे वो स्थायी संपत्ति से रिलेटेड होगा, ना कि चालू संपत्ति से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो भी कमी आती है अप्रचलन के कारण, दुर्घटना के कारण, समय व्यतीत होने के कारण, क्षतिग्रस्त होने के कारण, निरंतर प्रयोग में आने के कारण, है ना,
कोई चीज़ का लगातार यूज़ कर रहे हैं तो भी वो चीज़ क्या होती है, पुरानी होती है, और फिर हम उसको यदि बेचने जाएं उसका वो मूल्य प्राप्त नहीं होता जिस मूल्य में आपने उसको परचेस की थी। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, कमी कहलाती है। और किस में कमी होती है, स्थायी संपत्ति के मूल्य में शनि शनि यानी धीरे धीरे होने वाली कमी क्या कहलाती है, मूल्य ह्रास। और ये कमी कैसे आती है, लगातार यानी समय व्यतीत होने के कारण, निरंतर प्रयोग होने के कारण, अप्रचलन के कारण, फिर दुर्घटना के कारण, क्षतिग्रस्त होने के कारण, इन सबसे जो कमी आती है वो मूल्य ह्रास कहलाती है यानी डेप्रिसिएशन कहलाती है। ठीक है, ह्रास का मतलब आपको बच्चों समझ में आ गया ना, कमी। उसके बाद ह्रास व्यवसाय की क्या होती है, कमी होती है। अब उसके बाद हम देखें दूसरा प्रश्न है हमारा, ह्रास की विशेषताएं। अब कैसे पहचानेंगे कि ह्रास है, तो ह्रास की विशेषता यानी लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहला बिंदु हमारे सामने है स्थायी संपत्तियों से संबंधित होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि जो ह्रास होता है वो किससे संबंधित होता है, फिक्स एसेट से, स्थायी संपत्ति से। कभी भी चालू संपत्ति पर ह्रास नहीं लगता। यदि आपने काफ़ी टाइम तक बैंक में पैसा रखा हुआ है तो रखे रखे भी उसका प्रचलन नहीं जाएगा, बल्कि वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो स्थायी संपत्ति पर ह्रास लगता है, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, ये सब चीज़ों पर ह्रास लगता है ना। कैश और कैश बैंक पे पैसा हो, हाथ में पैसा हो, इन सब चीज़ों पे किसी से हमको पैसा लेना हो, इन सब चीज़ों में कभी भी कमी नहीं आती। तो पहला बिंदु हमारा क्या है कि ह्रास किस पर लगता है, हमेशा स्थायी संपत्ति पर ही लगता है और स्थायी संपत्ति से ही संबंधित होता है। नेक्स्ट बिंदु है बेटा देखें, निरंतर प्रक्रिया। जो ह्रास की प्रक्रिया है वो कैसी होती है, निरंतर चलती रहती है, कभी भी बंद नहीं होता है। यानी प्रति वर्ष संपत्ति पर टैक्स लगता है। ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए आप बिल्डिंग में रह रहे हैं या आप मोटर कार चला रहे हैं, अपनी बाइक चला रहे हैं, तो आप उसको निरंतर चला रहे हैं ना, तो उसमें आप उसको भले रखें पर टैक्स तो उसमें धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है, क्योंकि वो चीज़ क्या हो रही है, पुरानी हो रही है। और जब वो पुरानी हो रही है तो उसमें निरंतर क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो ये जो प्रक्रिया है तो डेट कैसा होता है, निरंतर लगता है, निरंतर प्रक्रिया है। फिर है ह्रास है हानि है, हानि यानी कमी। व्यवसाय का, बिजनेस का जो डेट होता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि धीरे धीरे जब मशीन खराब हो जाती है तो मशीन को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, कम मूल्य पर बेचना पड़ता है, फिर नई मशीन खरीदनी पड़ती है। इसलिए जो डेट है वो बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए क्या होती है, हानि मानी जाती है और इसकी एंट्री हमेशा डेबिट पक्ष में की जाती है। फिर अगला है संपत्ति के मूल्यों में स्थायी कमी। अब संपत्ति के मूल्यों में स्थायी कमी यानी एक बार यदि कोई चीज़ बिगड़ने लगती, कमी आने लगती है तो वो निरंतर स्थायी रूप से उसमें कमी आती जाती है। आप उसको भले रिपेयर करा लो बट वो धीरे धीरे उसमें कमी आती जाती है, यानी ह्रास धीरे धीरे उसमें लगता रहता है। फिर है लेखा प्रति वर्ष होता है। जो डेट है उसका लेखा प्रति वर्ष होता है, क्योंकि जो स्थायी संपत्ति होती है उसका प्रयोग हम निरंतर करते हैं। जब निरंतर करते हैं तो उस पर ह्रास भी निरंतर लगता है और ह्रास का लेखा करना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि ह्रास हमारे लिए एक हानि है, खर्चा है। और ये टैक्स जब लगाया जाता है तो इनकम पे जो टैक्स लगता है तो वो टैक्स में ये हमारे लिए मदद करता है। ठीक है, डेट दिखाया जाता है कि इतनी हमारे संपत्ति में कमी आई जिसके कारण हमने नई संपत्ति खरीदी, तो ये डेट हानि के रूप में हम दिखा सकते हैं, तो इससे हमारी टैक्स में भी ये मदद मिलती है। फिर है लेखा करना अनिवार्य होता है। तो व्यवसाय में यदि आपको लाभ हो या हानि हो तो आपको लेखा प्रति वर्ष करना होगा और लेखा करना अनिवार्य है। भले व्यवसाय में हमको हानि ही हुई हो तो भी हमको डेट निकालना पड़ेगा और डेट का लेखा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे इसको हम डिक्टेट करके लिखेंगे बच्चों। बुक में आपको मैं PDF के माध्यम से भेज दूंगी क्वेश्चन, तो इसको पूरा आपको ये सिर्फ हेडिंग्स की आंसर इसको पूरा डिक्टेट करके हमको 5 पॉइंट पर लिखना है, यानी ह्रास से आशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्रास की विशेषता या लक्षण लिखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्रास उत्पत्ति के कारण, यानी किस प्रकार से ह्रास उत्पन्न होता है, क्या कारण है कि स्थायी संपत्ति पर ह्रास लगाए जाते हैं।
देखें, पहला कारण दिया हमको निरंतर प्रयोग। जैसा कि आपको पता है, स्थायी संपत्ति के निरंतर प्रयोग यानी लगातार संपत्ति को हम यूज कर रहे हैं, लगातार उसका उपयोग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि संपत्ति में क्या होगी, घिसावट आएगी। और जब घिसावट आएगी तो संपत्ति के मूल्य में भी कमी होगी। मान लीजिए आप उसको बेचने जाएंगे तो उसका सही मूल्य, हमको उतना मूल्य प्राप्त नहीं होता है जितने मूल्य में आपने उसको खरीदी थी। ठीक है। दूसरा बिंदु है समय का व्यतीत होना। समय का व्यतीत होना, जैसे कोई भी संपत्ति हो, किसी भी प्रकार की कोई मशीन हो, समय के साथ साथ भले आपने उसको प्रयोग किया हो या ना किया हो, समय के साथ साथ संपत्ति के मूल्य में कमी आती है। जैसे जैसे समय बीतेगा संपत्ति पुरानी होती जाती है, भले उस संपत्ति का यूज हमने न किया हो फिर भी उस संपत्ति के मूल्य में कमी आती है। तो समय के व्यतीत होने के साथ साथ संपत्ति के मूल्य में भी कमी होना संभव है। फिर है मूल पदार्थों का समाप्त हो जाना। अब मूल पदार्थ है, यदि कोई संपत्ति है जिससे हमें आय प्राप्त हो रही है और उसके मूल पदार्थ के कारण, जिस पदार्थ के कारण उस संपत्ति का मूल्य है, तो उसके समाप्त हो जाने के कारण भी उसका क्या हो जाता है, मूल पदार्थ समाप्त हो गए तो संपत्ति के मूल्य में उस संपत्ति का कोई मूल्य नहीं रहता। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कोयले की खदान, तेल का कुआं, यदि इनसे कोयले की खदान से यदि कोयला निकलना बंद हो जाए तो उस खदान का कोई भी मतलब नहीं होता है। तेल के कुएं से यदि तेल निकलना जो तेल प्राप्त किया जाता है वो बंद हो जाए तो उस कुएं का भी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि गड्ढे से हमको कोई भी, जो भी वो कुआं खोदा गया है उससे हमको क्या लाभ प्राप्त होगा, लेकिन उससे जो तेल आता था वो हमारी क्या थी, संपत्ति थी, कहीं ना कहीं उससे हमको अर्निंग होती थी। तो मूल पदार्थ की उदाहरण दिया गया आपको कि संपत्ति का जो मूल पदार्थ होता है यदि वो ही समाप्त हो जाए तो उस संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद है बाजार के मूल्य में स्थायी गिरावट। अब बाजार के मूल्य में स्थायी गिरावट, किसी भी संपत्ति का लगातार गिरावट हो जाना, उसके मूल्यों में कमी आ जाना बाजार में, तो भी उस संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे क्या होती है, कमी आती जाती है। तो इस प्रकार से जब हम उस वस्तु के मूल्य में गिरावट आ गई है, संपत्ति के मूल्य में गिरावट आ गई है और यदि हम उसको मार्केट में बेचेंगे तो उसका उतना मूल्य हमको प्राप्त नहीं होगा जितने में हमने उसको क्रय किया था। फिर है दुर्घटना के कारण। स्वाभाविक सी बात है कि दुर्घटना के कारण यदि कोई चीज़ हमारी संपत्ति क्षतिग्रस्त होती है और फिर हम उसको यदि बेचेंगे तो उसका मूल्य हमको कम प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो क्षतिग्रस्त हो गई है, दुर्घटना हो गई है, जिस कारण उसके सही मूल्य प्राप्त नहीं होगा और जितना मूल्य उसका कम होगा वो उसके लिए क्या होगी, हानि होगी। और अगला और अंतिम बिंदु है अप्रचलन के कारण, यानी जो हम पढ़ चुके हैं, नवीन आविष्कार। धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई मशीनें डेली मार्केट में आ रही हैं। तो नई नई आविष्कार, नई नई खोज, नई टेक्नोलॉजी के साथ चलने के साथ साथ तो जो पुरानी चीज़ें हैं, स्वाभाविक सी बात है उनका प्रचलन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रचलन और अप्रचलन यानी जो चलन में ना हो। अप्रचलन का मतलब क्या होता है, जो चलन में ना हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे जनरली हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कि अरे ये चीज़ें काफ़ी पुरानी है, अब इसको कौन यूज़ करता है, तो अब इसको कौन यूज़ करता है, यानी वो प्रचलन में नहीं है। अब नई चीज़ें हमें चाहिए, जो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, प्रचलन में नहीं है, तो उनका भी मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको हम अप्रचलन के कारण बोल सकते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने उत्पत्ति के कारण पढ़े कि ह्रास उत्पत्ति के कारण, कि ह्रास लगता कैसे है। तो पहला बिंदु हमने क्या पढ़ा कि संपत्ति का निरंतर प्रयोग होने के कारण भी संपत्ति के मूल्य में कमी आती है। फिर है लगातार उसका समय व्यतीत होने के कारण उसको, चाहे आप उसको यूज करो या ना करो, पर संपत्ति के मूल्य में कमी आना निश्चय है। फिर उसके बाद संपत्ति के मूल पदार्थ ही यदि नष्ट हो जाएंगे तो भी संपत्ति के मूल्य में कमी आती है। अगला बिंदु है कि बाजार मूल्य में लगातार, जो बाजार मूल्य में गिरावट आने के कारण भी उस
संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है। फिर दुर्घटना के कारण भी संपत्ति के मूल्य में कमी आ सकती है, और फिर अप्रचलन के कारण भी संपत्ति के मूल्य में कमी आती है। तो इस प्रकार आप इसको डिक्टेट करके याद भी करेंगे और लिखेंगे भी बच्चों, ठीक है। सिर्फ पॉइंट नहीं लिखना, क्योंकि 5 नंबर में आता है ये प्रश्न। तो संपत्ति यानी मूल्यह्रास या ह्रास की उत्पत्ति के कारण लिखिए, ऐसा इसका प्रश्न बनेगा और इसके उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। साइड हेडिंग ये डालेंगे और इसके अंदर इसको डिक्टेट करेंगे। पूरा डिक्टेट करने का तरीका आपको बुक में दिया है, जैसा मैंने समझाया, और आप उसको बुक से समझ लेंगे, फिर उसको लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यह्रास आयोजन के उद्देश्य, यानी क्या उद्देश्य है या कोई भी कार्य किसी उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। तो किस उद्देश्य से मूल्यह्रास लगाया जाता है, उसका क्या उद्देश्य है कि व्यवसाय में संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है तो उस कमी का आयोजन किया जाता है, ह्रास लगाया जाता है। तो आप देखेंगे बच्चों, पहला बिंदु है सही उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए, मालूम करने के लिए सही उत्पादन लागत। अब व्यवसाय में जो भी वस्तु का उत्पादन होता है उसकी सही लागत ज्ञात करने के लिए भी मूल्यह्रास लगाया जाता है, क्योंकि संपत्ति के मूल्य में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वो भी व्यवसाय की क्या होती है, हानि होती है, और हानि का लेखा व्यवसाय में करना अनिवार्य है। तो हानि दर्शाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि हमारा सही उत्पादन लागत कितना है, ठीक है। फिर अगला है शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए। शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए, नेट प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए हमको पूरे लाभ मतलब आप पूरी प्राप्ति और लाभ मतलब जितना भी हमको आया है, आय हुई है वो, और जितनी भी हमको हानि हुई है वो, इसका लेखा करना पड़ेगा। तो व्यवसाय में जो ह्रास है, संपत्ति के मूल्य में कमी है, उसको व्यवसाय में क्या माना गया है, हानि माना गया है। इसलिए हानि का लेखा करना अनिवार्य है, तभी जाकर हमको व्यवसाय में शुद्ध लाभ और हानि का ज्ञान प्राप्त हो पाएगा कि व्यवसाय में हमको कितना लाभ प्राप्त हो रहा है या हमको व्यवसाय में कितने हानि हुई है, कितना लॉस हुआ है। उसके बाद है सही आर्थिक स्थिति जानने के लिए। सही आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक स्थिति हमको कैसे पता चलेगी, बैलेंस शीट से। अभी आपने बैलेंस शीट नहीं बनाई है, आगे चल के बनाएंगे। तो आर्थिक स्थिति यानी व्यवसाय में की स्थिति क्या है, व्यवसाय में कितनी संपत्ति है, कितने दायित्व हैं, कितना चुकाना है, उसकी सही स्थिति समय में क्या है जिस समय व्यवसाय चल रहा है। तो आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए भी हमको आयोजन करना आवश्यक है। किसका आयोजन करना, ह्रास का आयोजन करना आवश्यक है। यदि हम ह्रास दिखाएंगे तभी हमको, ह्रास क्या हमारा लॉस है, कमी है, तो कमी हमको पता चलना चाहिए कि व्यवसाय में हमें कितनी कमी हुई है, तभी जाकर हमारे व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। फिर हमको कानूनन अनिवार्य, कानूनन अनिवार्य में जो लीगल रूप में है उसके अकॉर्डिंग जो डेट है वो क्या है, कानूनी अनिवार्य है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार मूल्यह्रास लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। तो प्रत्येक लाभांश बांटने के पूर्व, जो भी प्रत्येक कंपनी होती है वो लाभांश जो बांटती है उसके पूर्व में मूल्यह्रास का आयोजन करना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो भी दरें निश्चित कर दी गई है, जो भी डैप है उसकी दरें किसके अंतर्गत, आयकर अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में ही निश्चित कर दी गई है, और डैप लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। और कोई भी कंपनी हो, किसी भी प्रकार की कोई कंपनी है, यदि वो अंशों का बंटवारा कर रही, लाभांश बांट रही है, तो लाभांश बांटने से पूर्व हमको आयोजन करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से कुछ उद्देश्य हैं जो मूल्यह्रास आयोजन के लिए, मूल्यह्रास आयोजन इसी के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर अगला है आयकर से छूट प्राप्त करने के लिए। आयकर से छूट प्राप्त करना है जो इनकम टैक्स होता है। तो मैंने अभी लास्ट प्रश्न में बताया था अभी कि आयकर से छूट यानी जब इनकम टैक्स लगती है, आय यानी इनकम और कर यानी टैक्स, तो जब इनकम पर टैक्स लगता है उस पर छूट प्राप्त करना है यदि हमको, तो हमको अपने व्यय दिखाने पड़ते हैं, हमको व्यवसाय को क्या करना पड़ता है, अपने खर्चे बताने पड़ते हैं। क्योंकि यदि इनकम दिखेगी
एक्सपेंसेस भी बताने पड़ेंगे कि हमारे व्यवसाय में क्या हानि हो रही है या क्या व्यय हुए हैं, हमने वर्ष भर में कितने व्यय किए हैं, ये सब हमको इसका लेखा करना पड़ेगा। तो जब इसका लेखा होगा, आयोजन किया जाएगा, तो हमको इनकम टैक्स पे क्या प्राप्त हो जाएगी, छूट प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए भी इनकम टैक्स पर छूट प्राप्त करने के लिए, यानी आयकर से छूट प्राप्त करने के लिए भी मूल्यह्रास का आयोजन किया जाना अनिवार्य होता है। अगला है संपत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु। अब स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी स्थायी संपत्ति पूरे जीवन काल तक नहीं चलती है, उसका एक समय सीमा होती है और एक समय सीमा के बाद वो धीरे धीरे क्या होती है, वो संपत्ति अपने कमी दिखाने लगती है, कमी आने लगती है। तो कोई भी मशीन है, जैसे फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, निरंतर उनमें प्रयोग किया जाता है, कंटिन्यूस में माल का उत्पादन हो रहा है, पर मशीनें कभी ना कभी क्या होंगी, खराब होंगी। लेकिन व्यवसाय में इन बड़ी बड़ी मशीनों को खरीदने के लिए इतना पैसा करंट में नहीं हो पाता है। तो इसके लिए भी क्या किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष थोड़ा थोड़ा पैसा डैप के रूप में क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। जैसे हमने जब मशीन खरीदी, अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में, बहुत अच्छा चैप्टर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है डेप्रिसिएशन करना, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इसका कैलकुलेशन करने में। तो ये चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस दिन से मशीन खरीदी जाती है उस दिन से ही डेट के रूप में, कमी के रूप में मशीन अमाउंट रख लिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं बच्चों बता रही हूँ कि आपने गाड़ी खरीदी, ठीक है, मोटर बाइक या स्कूटी जो भी खरीदी, तो आपने जिस दिन भी खरीदी उसी टाइम से मन में ये सोचा कि कभी ना कभी ये खराब होगी, हमको नई लेनी पड़ेगी या इसके बदले में दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा 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 प्रति वर्ष उसके नाम पे क्या निकालने लगे, पैसा निकालने लगे, ठीक है। तो जब वो पैसा निकालने लगे तो जब हमको नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी तो उसको बेचने के बाद और जो पैसा कलेक्ट हुआ है, यदि हम उसको जोड़ के हम नई मशीन खरीदेंगे या नई गाड़ी खरीदेंगे तो हमको उतना बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार व्यापार में भी होता है बच्चों कि जैसे ही मशीन क्रय की जाती है तो निरंतर उनके लिए क्या किया जाता है, थोड़ा थोड़ा डैप के रूप में राशि प्रति वर्ष इकट्ठी की जाती है। उसके बाद हम नई मशीनें जब भी खरीदेंगे तो आसानी से नई मशीनें व्यापार में खरीद ली जाती है, ठीक है। तो संपत्तियों की पुनर्स्थापना, यानी पुनर्स्थापना है दोबारा से नई मशीनें खरीदने में आयोजन सहायक होता है मूल्यह्रास, ठीक है। बच्चों आज हमने कुल 4 प्रश्नों को पढ़े हैं। मूल्यह्रास से आशय, मूल्यह्रास की विशेषता, मूल्यह्रास उत्पत्ति के कारण, है ना, तो और मूल्यह्रास के उद्देश्य। तो इन 4 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप भी समझेंगे और वीडियो बहुत ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और उसके बाद इसको पूरा, ये क्योंकि साइड हेडिंग है बच्चों, तो आपका उत्तर लिखने में कंप्लीट नहीं होता है, 5 नंबर का इससे आना है। तो इसको पूरा आप कम से कम एक पॉइंट को 3 से 4 लाइन में डिक्टेट करेंगे। उसके बाद इस डिक्टेट करने के लिए आप किताब की मदद लेंगे और डिक्टेट करके कॉपी में व्यवस्थित लिखेंगे, उसके बाद मुझे सही करेंगे, ठीक है।